मन में ठान लिया, आज़ादी को जिसने अपना दुल्हन मान लिया, कुर्बान हो जाना देश की खातिर अपने मन में ठान लिया। पूरे देश के साथ साथ दुश्मन भी जिसे प्रणाम करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह उनका नाम कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह वो शहीद थे तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह वो शहीद थे तीन, छूट जाते अगर चाहते तो फांसी के फंदे से, सबक देने के लिए लोगों को सजा मांग ली कठिन। आओ याद करें उन सच्चे वीर सपूतों को, नमन करें आंखों से आज़ादी के दूतों को, श्रद्धा सुमन अर्पित करें उन माटी के चैतों को। शांति निकेतन हाई स्कूल इस शहीदी दिवस के ऊपर हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनको एक नमन करता है और उनसे प्रेरणा लेने की कामना करता है। आज का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम सबका मानना है कि जो महापुरुष होते हैं वो जिंदगी में 2 बार मौत को गले लगाते हैं। कोई नॉर्मल आदमी 1 बार मौत को गले लगाता है, लेकिन महापुरुष 2 बार मौत को गले लगाते हैं। एक बार तो तब जब उनके शरीर को उनके प्राण छोड़ के जाते हैं, दूसरी बार जब उनके शरीर से उनकी आत्मा से हमने सीखना छोड़ दिया तब। तो इसी चीज के लिए आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, उन वीर सपूतों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, ताकि हम उनके बारे में और ज्यादा जान सकें और प्रेरणा ले सकें और दोबारा शहीद भगत सिंह को दोबारा शहीद ना होना पड़े इस चीज के लिए। तो एक बार आपको थोड़ी सी हिस्ट्री से रूबरू करवाएंगे। सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कैसा बचपन रहा था उनका, कैसे उनकी जवानी बीती थी। और जवानी में सोच रहे 23 साल का लड़का, मेरे से भी 5 साल छोटा, मेरे से भी 5 साल छोटा, फांसी को चूम गया था। कितना जुनून रहा हो, उसके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते भी होंगे भगत सिंह का जन्म 1907 के अंदर पंजाब के अंदर हुआ। हम नमन करते हैं उस माँ विद्यावती को जिन्होंने उस शेर को जन्म दिया था। हम नमन करते हैं उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी को जिन्होंने उस शेर को पाला था। हम नमन करते हैं उन भगत सिंह के गुरुजनों को जिन्होंने उस शेर को शिकार करना सिखाया था। और हम नमन करते हैं उस भारत माँ को जिसने अपने सीने पर उस शेर को खिलाया था। भगत सिंह की जीवनी चलती रहेगी, साथ साथ आपको पूरा हिस्ट्री से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम बीच में छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी डालते रहेंगे। तो हिस्ट्री जो है उस महान वीरों की गाथाओं को कभी रटना नहीं चाहिए आपको। जब आज आपको भगत सिंह की स्टोरी सुनाई दे तो सोच के मान लीजिएगा कि सामने आपके भगत सिंह खड़े और आप जिंदगी में उनकी स्टोरी कभी भूलने वाले नहीं हो। हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है आपको, ताकि आप उन वीर महान पुरुषों की गाथाओं को समझ सके और उनसे प्रेरणा ले सके। इसके साथ साथ जब भगत सिंह का 1907 में जन्म हुआ, भगत सिंह एक सरदार परिवार से थे और सरदार परिवार के अंदर दाढ़ी रखना, मूछें रखना और पग रखना, सर के बाल रखना धर्म में लिखा होता है। तो आप में से काफी बच्चों ने भगत सिंह की एक ऐसी फोटो देखी होगी जिसमें उनके सिर्फ मूछें, दाढ़ी नहीं और कैप लगा रखी थी। सरदार परिवार से होते हुए भी सरदारों के धर्म में लिखा होता है कि आप नहीं कटवा सकते ये चीजें, फिर भी उनकी ये फोटो कैसे प्रचलित हो रही है आजकल, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो फोटो कहाँ से आई थी? कई बच्चे लगा लेते हैं फोटो उनकी, लेकिन पता नहीं वो फोटो कहाँ से आई थी, उसके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस आदमी के लिए धर्म से ऊपर, मजहब से ऊपर एक देश था। और भी बहुत से पुरुषों की गाथाओं का वर्णन करेंगे जिनके लिए देश सबसे ऊपर था, मजहब कोई चीज नहीं थी। जब भगत सिंह के सामने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप सभी को पता भी होगा बैसाखी का दिन था। सारे विरोध कर रहे थे जी। विरोध क्यों कर रहे थे ये भी आपको 10th क्लास को तो पता होगा, क्योंकि रोल टैक्स आ गया था और रोल टैक्स के तहत पंजाब के 2 बड़े नेता हुआ करते थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जिनका नाम है। तो सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पंजाब में अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, सिखों का है, उसकी चाबी भी सैफुद्दीन किचलू को दे रखी थी उस टाइम। यानी कि एक सरदारों का सबसे बड़ा मंदिर और उसको संभालने वाले मुसलमान थे।
ये था हमारा भारत। ये नहीं था जो आज हम लड़ रहे हैं। हमारे भारत में पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब मिलजुल कर रहा करते थे, सभी धर्मों का सम्मान होता था। जब 13 अप्रैल 1919 को, मुझे तो उस कायर का नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है, जनरल डायर ने जब गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पर, उसके बाद जब भगत सिंह वहां से, लाहौर से वहां तक के लिए पैदल चले गए थे और पैदल जाके उस जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठा लिया था और उसी टाइम सौगंध खा ली थी कि अब खून की होली खेली जाएगी अंग्रेजों के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जन्म कब हुआ था भगत सिंह का? कितने साल का था उस टाइम? 12-13 साल। 12 साल के लड़के के अंदर इतना जुनून, सोच रहे हो आप? 12 क्लास का लड़के का मतलब है 6-7 का बच्चा। उसने उस टाइम ही सौगंध खा ली थी कि मुझे कुछ करना है और बदला लेना है। उसके साथ साथ ये भी नहीं है भगत सिंह ने सिर्फ बदले की भावना से करी हो, भगत सिंह ने पढ़ाई भी पूरी करी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने और बहुत सी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। दुनिया के महान महान लिटरेचर रहे हैं, जैसे लेनिन है, रूसी क्रांति के जनक है कि लेनिन 10th क्लास में पढ़ते भी होंगे, लास्ट टाइम तो लेनिन की किताबें ही पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह के जीवन से मुझे एक सबसे अच्छी बात ये भी सीखने को मिलती है कि आप जितनी ज्यादा किताबों का अध्ययन करोगे, जिंदगी में जितनी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए किताबें आपको अपने आप सॉल्यूशन दे देंगी। इस चीज का जवाब कैसे देना है वो सब किताबों के अंदर मिल सकता है। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि खाली टाइम को कभी वेस्ट ना किया जाए, पढ़ते रहो, जो किताब मिले उनसे नॉलेज लेते रहो। जब 12 साल के लड़के को जब ये जुनून देखा और वो सो नहीं पाया था उस रात को, उस मिट्टी को बोतल के अंदर भर के घर पे ले आया था भगत सिंह। जब अगले दिन उसने देखा अपने पापा को मिट्टी के अंदर कुछ बो रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या बो रहे हो? उन्होंने कहा आम की गुठली बो रहे थे। इससे क्या फायदा होगा? कह रहे बहुत से आम लगेंगे आगे जाके। तो भगत सिंह ने अगले दिन क्या करा? अगले दिन खुद बोने लग गए वहां पर। तो भगत सिंह के पिताजी ने पूछा कि आप क्या बो रहे हो? कह रहे थे मैं पिस्तौल बो रहा हूँ। अब पिस्तौल का पेड़ लगेगा और उसको इतनी ज्यादा पिस्तौल लगेगी कि इतनी गोलियां मारेंगे अंग्रेजों को कि गिनते गिनते उनकी शाम हो जाएगी। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता था। भगत सिंह की गोलियां तो गिनते गिनते अंग्रेजों का मैथ का नंबर सिस्टम भी फेल हो गया था। फिर जब उस बच्चे में, 12 साल के बच्चे में इतना जुनून जब देखने को मिला, फिर आगे चलते रहे। हर जगह उन्होंने पढ़ाई भी करी, ठीक है, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, आपको मिल भी जाएगी, कहीं पे भी आप देख सकते हो, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह का विश्वास था ईश्वर के अंदर और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। और उन्होंने बहुत अच्छी कुछ लाइनें लिखी हैं उसके बारे में भी। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर से आपके लिटरेचर के अंदर वो बुक भी ऐड करवा दें, ताकि आप उनकी जीवनी के बारे में कुछ और चीजें ग्रहण कर सकोगे। वो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी। इसके साथ साथ बात आती है 1924 की। 1924 के अंदर सत्येंद्र सन्याल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना करी। इन्होंने 1924 में पार्टी की स्थापना तो कर दी, लेकिन क्रांतिकारी कभी फेमस नहीं हो पाए। आपने चैप्टर पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में, बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन भगत सिंह और इनके बारे में चीजें क्यों देखने को नहीं मिलती? कभी सोचा आपने? उसका कारण सिंपल सा ये थी, हिस्ट्री लिखने वाले वो लोग थे जो जिंदा थे। हिस्ट्री लिखने वाले लोग वो नहीं थे जो मर गए थे। हिस्ट्री लिखने वाले लोग कौन थे? जो जिंदा थे। वो अपनी लिखेंगे, जो दूसरों की कौन लिखेगा? मैं मेरी लिखूंगा, दूसरों से मुझे क्या मतलब है? उनके बारे में अध्ययन करना, अलग अलग किताबें पढ़ना, आपको अलग अलग किताबें मिलेगी भगत सिंह के बारे में, उनसे मैंने कुछ दिक्कत ये थी, आपने कभी सोचा कि गांधी जी इतने फेमस हो गए और क्रांतिकारी फेमस क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण ये था, गांधी जी ने नारा दे दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म, स्वराज्य चाहिए, कि हम स्वराज्य लेके रहेंगे। अब जो क्रांतिकारी थे वो ये सोचते थे कि स्वराज्य मतलब आजादी, और जो आपके नरमदल वाले नेता थे वो सोचते थे स्वराज्य मतलब हमें कुछ अधिकार मिल जाए और बाकी अंग्रेजों के अधीन रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी उन्होंने वर्ड ऐसे बोल दिए कि दिल से दोनों को साथ साथ लेके चल सकते थे। लेकिन जो क्रांतिकारी लोग थे वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका सीधा यही कहना था कि अगर आपने पीठ पे मारा है तो मुंह पे ही खाओगे। और भगत सिंह ने ये बात साबित भी कर दी थी। जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था तो पीठ पे मारा था उन्होंने,
लेकिन भगत सिंह ने सामने से गोली मारी थी। ऐसा जुनून उनसे आगे लेके और चलेंगे जी हम। फिर 1925 के अंदर जब काकोरी कांड किया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के द्वारा, काकोरी कांड के अंदर क्या होता है कि सहारनपुर से लेके यूपी के अंदर एक लखनऊ तक ट्रेन जा रही थी सरकारी खजाने, और उसको बीच के अंदर एक काकोरी नाम की जगह पर लूट लिया जाता है। लूटना नहीं कहूंगा मैं, किताबें लिखती है लूट लिया जाता है जी। लूटा उस धन को जाता है जो दूसरों का और हम छीन रहे हो, वो धन ही हमारा था, हमने अपना धन वापस लिया। उन्होंने अपना धन वापस लिया अंग्रेजों से ताकि उनको कुछ फंडिंग मिल सके, कुछ हथियार खरीद सके क्रांतिकारी। उसमें एक बड़े ही महान क्रांतिकारी का नाम आता है अशफाक उल्लाह, एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे। और अशफाक उल्लाह के बारे में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम था जो पहली बार हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गया था, तो वो अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी काकोरी कांड की वजह से। और अशफाक उल्लाह खां ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन करी थी, जो हिंदुओं की पार्टी रही थी पहले। जब अशफाक उल्लाह खां ने अपनी मां को जाके कहा कि मुझे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन करनी है, तो मां ने कहा कि तू ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। कह रही क्यों, ऐसा क्यों? कह रहे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतनी दरार पैदा कर दी है, अगर बाई चांस तुझे वो पीटेंगे या कुछ सताएंगे तो उन हिंदुओं का तो नाम ले देगा और अपनी माँ के दूध को लज्जित कर देगा। अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि ऐसा मैं मां कभी नहीं होने दूंगा, अगर आप चाहो तो मेरी शिक्षा ले सकते हो। मां ने अशफाक उल्लाह खां का हाथ पकड़ा और एक दिया लाई के ऊपर, एक दिए के ऊपर हाथ रख दिया, और वो दिए की लो हाथ को क्रॉस कर गई थी, तब भी अशफाक उल्लाह खां ने दिए से हाथ नहीं हटाया। और जब क्रॉस कर गई तो मां ने उनको गले से लगाया और कहा कि हाँ अब तुम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन कर सकता है और तू कभी अपनी मां के दूध को लज्जित नहीं करेगा। उन्होंने सच में इतने जुनून के साथ कभी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ना देखकर एक देश की तरफ देखा। इसके बाद जब हम चलते हैं आगे 1928 के अंदर, 1928 के अंदर भगत सिंह उस पार्टी से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उस पार्टी का नाम रख लेते हैं जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी। उसमें सोशलिस्ट नाम जोड़ देते हैं, ठीक है जी। जब उन्होंने ये नाम जोड़ा तब भगत सिंह की विचारधारा बिल्कुल ही अलग थी। भगत सिंह कहते थे जो काम करा ठोक बजा के करेंगे, कह के कहेंगे हमने ये काम करा है। फिर बात आती है 1927 की। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है इंग्लैंड के अंदर, जिसमें 7 आदमी नियुक्त किए गए, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए उसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसका काम था 1919 के सुधारों की जांच करना, क्योंकि 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आया था और 1919 का अधिनियम को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मार्टिन उस टाइम भारत के सचिव हुआ करते थे ब्रिटेन की संसद के अंदर, और चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वायसराय हुआ। 1919 में जो सुधार किए अंग्रेजों ने, उनकी जांच करने के लिए जब व्हाइट मैन कमीशन आया तो भारतीयों को यह बात बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं हुई कि कानून बनाने वाले भी आप हो और चेक करने वाले भी आप हो, तो आप कैसे रिपोर्ट नहीं दे सकते हो? कम से कम इसमें भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। इस बात को लेके, भारतीयों की नियुक्ति के लेकर उसको जगह जगह विरोध हुआ। जब 1928 के अंदर 17 नवंबर 1928 की तारीख है, जब लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस टाइम अंग्रेजों का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था स्कॉट, क्या नाम था जिसका? स्कॉट नाम था उसका। उस स्कॉट के कहने पर वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है और लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के अंदर मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। और ये बात भगत सिंह को बिल्कुल सहन नहीं हुई। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की विचारधारा बिल्कुल ही अलग थी। लाला लाजपत राय हमेशा हिंदू कम्युनिटी को बढ़ावा देते थे, उनका मेन मकसद हिंदुत्व था, वो आर्य समाज से जुड़े रहे थे। लेकिन आपके जो भगत सिंह है उनका किसी कम्युनिटी से कुछ लेना देना नहीं था। इवन एक बार तो भगत सिंह जी ने पर्चे भी छपवा दिए थे लाला लाजपत राय के बारे में कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में बात करो। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी तो उन्होंने कहा कि हमारा सबका अपमान है। आज के टाइम में अगर किसी दूसरे को चोट लग रही हो तो दूसरा खड़ा होकर देखता है, चाहे उसकी विचारधारा भी सेम हो, लेकिन वहां पे विचारधारा अलग होने के बावजूद भी भगत सिंह ने उनका बदला लेने की सोच ली। ऐसा जुनून था भगत सिंह के अंदर। जब उनका बदला लेने की उन्होंने सोची तो उन्होंने कहा कि अब स्कॉट को मारना है, और मारना नहीं है, पर्चे छपवाने हर जगह की स्कॉट को मार दिया हमने।
उन्होंने पर्चे छपाने का काम पहले शुरू कर दिया कि स्कॉट को हमने मार दिया। तो जब पर्चे छपाने का काम शुरू कर दिया तो 1 महीने तक पूरी निगरानी रखी गई कि स्कॉट कब आता है, कहाँ जाता है, कैसे आता है, कैसे उसको कब मार सकते हैं। जब 17 दिसंबर का दिन, ठीक 1 महीने बाद, लाला लाजपत राय की मौत के बाद 17 दिसंबर 1928 का वो दिन था जब भगत सिंह ने स्कॉट को मारने के लिए निकले थे, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स बाहर निकल के आ गया था और सैंडर्स को गोली लग गई। जब ये बात भगत सिंह को पता लगी तो उन्होंने घर आते ही क्या करा, सबसे पहले अलमारी से पर्चे निकाले और स्कॉट का नाम काट के वहां पे क्या रख दिया, सैंडर्स, और उसके सारे गली के अंदर पर्चे छपवा दिए। अब सोच रहे हो स्कॉट की हालत क्या रही होगी। स्कॉट तो सोच रहा होगा नाम तो तेरा था, बच गया, ये तो सैंडर्स सीध में आ गया। अब स्कॉट के पसीने छूट गए और उनको ये पता था कि 23 साल का एक नौजवान है और एक सरदार है जिसने पगड़ी पहनी और दाढ़ी मूछे। भगत सिंह तो उस टाइम ही फांस गोली चलाने के बाद वहां पर गिरफ्तारी दे रहे थे कि हाँ मैंने मारा जी, पकड़ लो जिसको पकड़ता। अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके हाथ में मारते, तब भी क्या आपका हमें मार देंगे। फिर जब वहां से जाते हैं और जब पर्चे छप जाते हैं तो बस अंग्रेजों के पास एक ही प्रूफ था कि कोई एक सरदार आदमी। तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अभी देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी गिरफ्तारी नहीं देनी है। तब भगत सिंह ने अंग्रेजों से वो पहचान छिपाने के लिए, सरदार वाली पहचान छिपाने के लिए अपने बालों का और अपनी दाढ़ी का त्याग कर दिया था, जिसके बाद वो फोटो आपको दिखाई देती है जिसमें भगत सिंह के सिर्फ मूछे हैं और वो दाढ़ी नहीं। एक सरदार कम्युनिटी से होने के बावजूद भी अब किसी सरदार को हम ये बात कह भी नहीं सकते, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कम्युनिटी की, लेकिन उन्होंने अपने मजहब से बढ़कर देश को समझा और फिर वहां से निकल के, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो एक ही चीज थी कि सरदार है, और भगत सिंह को सरदार वाला तो लुक ही नहीं बचा, इसलिए वो फोटो आपको बार बार जगह जगह दिखाई देती है। फिर जब वहां से चले जाते हैं भगत सिंह, फिर भी वो चुप रहने वाले आदमियों में नहीं थे। दिन चुना उन्होंने 8 अप्रैल 1929 का, और एक नेशनल असेंबली के अंदर बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंक दिया था। और बम फेंकने के बाद किसी की जान माल की हानि नहीं हुई थी। भगत सिंह का कहना था कि धमाका जोर से होना चाहिए जब सरकार बहरी हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ बहरी सरकार को धमाके के साथ सुनाना है। और भगत सिंह वहां पर नेशनल असेंबली में बम फेंककर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि किसी में हिम्मत है हमें गिरफ्तार कर लो। अंग्रेजों की तब भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको उस सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार करना, इतना उनकी पर्सनैलिटी थी। लेकिन फिर आखिर में वो गिरफ्तार हो गए वहां पर, और वो काला दिन था जिसके बाद कभी भगत सिंह जेल से वापस नहीं लौटे थे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उससे पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, और उस मेडिकल चेकअप में 4 किलो वजन बढ़ गया था भगत सिंह का। 116 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी 4 किलो वजन बढ़ गया। सोच रहे हो उसमें कितना जुनून रहा हो। जिस मतवाले में, जिस दिलवाले इंसान में मौत का भय निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है। आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ भय है, किसी में एग्जाम को लेके भय हो सकता है। अगर आपने वो अच्छे से तैयारी करके वो भय निकाल दिया तो आप भी भगत सिंह बन सकते हो। हमेशा जिंदगी में भय नहीं मानना है, किसी चीज का आए उसका बिल्कुल डट कर सामना करना है। ये बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है। लेकिन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। गांधी इरविन समझौता 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 के अंदर ब्रिटेन के अंदर। क्यों हुए थे? क्योंकि उस टाइम गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चला दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे गांधी जी। और एक बार ऐसे आंदोलन तो बंद कर दिया था गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के बाद, और अब पता लग गया था कि अब की बार ऐसा घटना नहीं होगी और गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अगर वापस नहीं लिया तो आजाद हो जाएगा भारत। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं था, बिल्कुल सही था जी ऐसा के साथ। लेकिन जब उनको गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया गया वहां पर गांधी जी को, तो गांधी जी वहां पर नहीं गए जो पहले गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में फिर प्रेशराइज किया गया इरविन को। इरविन उस टाइम भारत के वायसराय हुआ करते। इरविन को कहा कि कैसे ही करके गांधी जी को आप मना लो और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ और गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस करवाओ करते। तो गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ है
उसको गांधी मिल्क समझौता कहते हैं, जो 5 मार्च 1931 को, उसी समझौते की वजह से भगत सिंह का चेहरा गांधी जी को बताया जाता है। ये तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि गांधी जी उसके लिए जिम्मेवार थे कि नहीं थे, ये तो आप पे छोड़ दिया मैंने। उसमें क्या हुआ था, उसमें इरविन ने कहा कि हम उन भारतीयों को जेल से रिहा कर देंगे जिन्होंने भारतीयों को लूटा है, जिन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटा है, जिन्होंने भारतीयों को मारा है, उन सभी भारतीयों को हम रिहा कर देंगे। लेकिन उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है। अब भगत सिंह ने किसको मारा था? सांड्रस को मारा था, अंग्रेज अधिकारी को मारा था, इसलिए भगत सिंह उससे रिहाई नहीं होने वाली थी। ऐसी बात नहीं गांधी जी ने मना नहीं किया होगा, गांधी जी ने भी मना किया था कि मैं इस कंडीशन पे नहीं मान रहा आपकी, ये बात भी आप करो, लेकिन इरविन ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता, ऊपर से प्रेशर है मेरे ऊपर भी। तब गांधी जी के लिए मजबूरी भी हो सकती है, हो सकता है गांधी जी को लगा हो कि क्या पता इस एक आदमी के बलिदान की वजह से क्या तो इतने लोग छूट जाए। हो सकता है गांधी जी की ये सोच रही हो, क्या हो सकता है कि कई और लोग सोचते हैं जैसे कि गांधी जी हत्यारे रहे हो, तो ये तो आपकी मर्जी थी, आप कैसे सोचते हो। लेकिन फिर उसके बाद 5 मार्च 1931 के बाद गांधी जी की लोकप्रियता में बिल्कुल कमी आ गई थी, क्योंकि उनको सभी लोगों को लगने लग गया था कि गांधी जी जिम्मेवार है। फिर भगत सिंह की तारीख डिसाइड हुई थी 24 मार्च 1931 को फांसी होनी है। कब होनी है? लेकिन 24 को हुई नहीं, 23 को हुई, और वो भी शाम को 7 बजे। फांसी का टाइम सुबह सुबह का होता है, फांसी सुबह सुबह दी जाती है, जल्दी अर्ली मॉर्निंग में। शाम को फांसी नहीं दी जा सकती किसी भी अपराधी को। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि अगर आप चाहो तो आपकी फांसी की सजा माफ हो सकती है, आप एक अंग्रेजों को पत्र लिख दो और अपनी गलती मान लो कि मैंने गलती मान ली। अंग्रेजों को इस बात का भगत सिंह ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनकी तरफ देखते रहे और मुस्कुराते रहे, और उनके मुस्कुराहट से ये पता लग रहा था कि वो सर कैसे झुक जाए जो सर कटना सीख गया। अंग्रेजों को उन्होंने लिखी चिट्ठी, और चिट्ठी में कहा कि मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे बीच चौराहे में खड़े होकर गोली मार दी जाएगी, क्योंकि फांसी एक अपराधी को दी जाती है और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, और क्रांतिकारी के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो सीने पे गोली खाए। अंग्रेजों में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि ये बात भी भगत सिंह की मान ले। फिर जब देखने लगे कि 23 मार्च को पता लगने लग गया लोगों को कि अब फांसी होने वाली है, कल तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी लाहौर के आसपास। अब अंग्रेजों को लगने लग गया कि अगर हमने 24 तारीख का वेट किया तो सुबह इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, शायद वो जेल की दीवारें तोड़ के भगत सिंह को छुड़ा के ले जाए। इसलिए भगत सिंह की फांसी को 23 तारीख को शाम को 7 बजे डिसीजन ले लिया गया, चेंज कर दिया गया कि आज ही फांसी कर दो। तो भगत सिंह के पास जाया जाता है तो भगत सिंह उस टाइम एक रूसी क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, उसके 4-5 पेज बच गए थे पढ़ने के। भगत सिंह से पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा बताओ। अगर वो चाहते, आखिरी इच्छा ये नहीं हो सकती कि आप मेरी जगह आप फांसी पे चढ़ जाओ, ऐसे नहीं होती। आखिरी इच्छा ऐसी होती है छोटी मोटी, तो कोई बंदा चाहता हो मरने से पहले। उन्होंने कहा अगर आप कहो तो मैं 4 पुस्तक पेज बचे हुए हैं, अगर मैं कहो तो ये पुस्तक की किताब पढ़ना चाहता हूँ लेनिन की पूरी। सोच रहे उस टाइम भी यही जुनून था उसका पढ़ने का। चाहता तो ये कह सकते थे मेरी मम्मी से मिलना है, मेरे पापा से मिलना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 4 किताब के पेज बचे हुए हैं, ये भी पढ़ने हैं। तो उन्होंने कहा इतना टाइम नहीं है आपके पास। भगत सिंह ने वही किताब को बंद किया और पेज को फोल्ड करके छोड़ दिया कि अगले जन्म में फिर आएंगे और फिर इस किताब को पूरी करेंगे। और फिर वहां से चले जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जब फांसी के पास पहुंचते हैं, फिर दोबारा पूछा जाता है कि आप तीनों की आखिरी इच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों एक बार गले लगना चाहते हैं। जब उन तीनों को एक बार गले लगाया गया तो उस टाइम अंग्रेजों की आंखों में भी आंसू आ गए। जब जल्लाद होता है उसको खूब सारा नशा दिया जाता है फांसी देने से पहले, ताकि वो दया ना दिखा दे और फांसी ना दे पाए थे। लेकिन वो जल्लाद ने भी कहा था कि मैंने ऐसे पहली बार किसी वीर सपूत को फांसी को चूमते हुए देखा था जी, और उस जल्लाद की आंखों में भी आंसू आ गए थे उनके। और बड़ी बात तो ये होगी कि 23 मार्च को भगत सिंह का पार्थिव शरीर भी घर वालों को नहीं सौंपा था, वो भी अंग्रेजों ने पीछे के रास्ते से निकाला जेल में, और एक नदी के किनारे उसके टुकड़े टुकड़े करके
टुकड़े टुकड़े करके कहा है मैंने आपको, पूरा पार्थिव शरीर नहीं, उसको काट के दफनाने की कोशिश करी थी ताकि कहीं किसी को पता ना लग जाए। तो कितना बुरा रहा होगा इन क्रांतिकारियों के साथ। इसी जुनून के साथ, इनसे कुछ जुनून, इनसे कुछ सीखने को मिलता है, उसी जुनून और उसी सीखने को आगे आप बढ़ाते रहिएगा जी, और उसी महान विचारधारा को कभी खत्म मत होने दीजिए। उनसे कुछ हमेशा सीखते रहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, महान पुरुषों की मौत जिंदगी में 2 बार होती है, एक बार जब वो प्राण को छोड़ते हैं, दूसरी बार जब आपने उनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखना बंद कर दिया, तब भी उनकी मौत मानी जाएगी। और हम यानी कि शांति निकेतन हाई स्कूल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि शहीद भगत सिंह दोबारा शहीद हो। इस चीज के लिए हमारी उन शहीदों को हर टाइम नमन रहेगा और उनसे हम हर बार प्रेरणा लेने की कोशिश करते रहेंगे। इस चीज के लिए हमने आपके हाउस सिस्टम को भी डिवाइड कर रखा है और उसमें एक हाउस का नाम भी शहीद भगत सिंह आजम रखा हुआ जी। उसका कारण ये है कि आप उनकी विचारधाराओं को अपने मन के अंदर बसा लो और उस शहीद भगत सिंह के हाउस के बच्चे उन भगत सिंह के बच्चों की बिल्कुल भगत सिंह जैसे उस उम्र में थे, उसी उम्र में आप ढल जाओ, बाकी और बच्चे भी प्रेरणा लेंगे।